नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार समुद्री लवणों तथा खनिजों के कारण भी वायु के साथ मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। अब समुद्री लवण और खनिज आदि के कण भी वायु में जब मिल जाते हैं तो उस स्थिति में भी वायु प्रदूषण फैलने लग जाता है। इनके अलावा कोहरा, उल्कापात, सूक्ष्म जीव, परागकण आदि भी वायु के प्रदूषण का कारण होते हैं। अब उल्कापात, कोहरा आप जानते ही हैं, वायु के अंदर जब धुंधलापन आ जाता है, सर्दियों के अंदर हम देखते हैं धुएं के कारण कोहरा बढ़ जाता है। उल्कापात, अंतरिक्ष से आने वाले जो भी उल्कापिंड होते हैं, उल्कापात होता है, वो वायुमंडल में जब टकरा कर आते हैं तो उनके बारीक बारीक कण वायुमंडल में रह जाते हैं, तो वो वहां पर प्रदूषण फैलाते हैं। सूक्ष्म जीव जंतु, परागकण, परागकणों से तात्पर्य होता है कि वायु के अंदर जब हम देखते हैं कि पेड़ पौधों से और फूलों से जो बारीक बारीक कण निकलते हैं उन्हें हम परागकण कहते हैं। ये वायु में फैल जाते हैं तो प्रदूषण फैलाते हैं, पर ये एक बहुत ही सीमित स्तर का और अल्प स्तर का वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रदत्त कारणों द्वारा होता है, जिसे प्रकृति आगे चलकर खुद ही समायोजित कर लेती है, खुद ही प्रकृति इसे नियंत्रित कर लेती है। किंतु प्राकृतिक स्रोतों से होने वाला वायु प्रदूषण मानवीय स्रोतों की तुलना में बहुत ही सीमित तथा जीवों के लिए कम हानिकारक होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्रकृति इस प्रकार के वायु प्रदूषण को, जो कि प्राकृतिक कारकों से फैलता है, स्वयं ही उसे समायोजित व नियंत्रित कर लेती है, और इस प्रकार के प्रदूषण से जो भी क्षति हुई होती है वायुमंडल को या वायु को, प्रकृति उसकी क्षतिपूर्ति भी स्वयं ही कर लेती है। मानवीय स्रोत, अब आगे हम देखते हैं कि भाई मानवीय स्रोत कौन कौन से हैं जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। मानवीय स्रोतों के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा, मानव के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा वायु प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण के प्रमुख मानवीय स्रोत निम्न प्रकार हैं। पहला मानवीय स्रोत, जब हम मानवीय स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, भाई मानवीय स्रोतों में कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां मानव करता है जो कि वायु के निश्चित संतुलन को बिगाड़ देती हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनती है। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं परिवहन। परिवहन के क्षेत्र में मानव ने अत्यधिक विकास किया है। आज हम देखें तो ये देखा जाए कि पुरातन समय से लेके या मानव के उद्विकास से लेके आज तक की जब हम मानव का इतिहास और उसके विकास क्रम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसने जो जो आविष्कार किए उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार उसका परिवहन के संदर्भ में माना जाता है। आप प्राचीन समय में बात करेंगे तब से लेके आज तक, खास तौर से पिछले 100-150 वर्षों में मानव ने परिवहन के साधनों में जबरदस्त तरीके से आविष्कार किया है और उसमें उसने प्रगति की है, बहुत ही तेजी से प्रगति की है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि हम आज से 150 साल पहले की बात करें तो उस समय के व्यक्ति ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि मानव वायुयान जैसे, जेटयान जैसे या रॉकेट जैसी चीज़ों में, या मानव चंद्रमा तक पे पहुंच जाएगा। ये तो अकल्पनीय चीज़ें हैं, पर मानव ने ये सब कुछ चीज़ें 20वीं शताब्दी में करके दिखाई। 20वीं शताब्दी में मानव ने परिवहन के क्षेत्र में ज़बरदस्त विकास किया। 20वीं शताब्दी वो शताब्दी थी जब वायुयान का आविष्कार हुआ, और वायुयान का आविष्कार इतनी तेज़ी से हुआ कि उसके बाद जेट वायुयान बन गए, और युद्ध के कई प्रकार के विमान जो बनते हैं, युद्धक विमान, वो भी वायुयान बन गए। तो देखा जाए तो ये सब मानव की परिवहन के क्षेत्र में की गई खोजों और उसकी प्रगति का ही परिणाम है। तो देखा जाए तो मानव ने अपने विकास के अंदर परिवहन के क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से और बहुत ही तेजी से वृद्धि की है। बैलगाड़ी युग से जेट युग, जेट युग का तात्पर्य वायुयान युग, जेट युग तक की इस यात्रा में मानव ने वायुमंडल को अत्यधिक प्रदूषित किया है। अब चाहे हम जितने भी परिवहन के साधन जो उपयोग लेते हैं उनमें ख़ास तौर से जो कि स्वचालित होते हैं, स्वचालित का मतलब जो इंजन से चलते हैं, उनमें हम जैविक पदार्थों को जलाकर, अर्थात हम जैविक ईंधन का प्रयोग करते हैं जिसे हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, वो जलता है तो उससे धुआं निकलता है। अब चाहे वो सारे यान धरातल पर चले, चाहे वो सारे यान
वायुमंडल में चलें अर्थात वायुयान के रूप में, चाहे वो जल के रूप में जल के अंदर चलें, उन सबसे ही के अंदर हम जैविक ईंधन का प्रयोग करते हैं और जैविक ईंधन जलता है और जैविक ईंधन जलने के साथ ही धुआं निकलता है और धुएं के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं जो कि वायुमंडल के अंदर वायु में जाकर उसके गैसीय संतुलन को बिगाड़ देती हैं। और जब कभी भी ये गैसीय संतुलन बिगड़ता है तो ऐसी स्थिति को हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोतों में सर्वाधिक 42% प्रदूषण परिवहन के साधनों द्वारा होता है। तो आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक प्रदूषण कहां से हो रहा है? परिवहन के साधनों द्वारा। कुल प्रदूषण विभिन्न प्रकार के साधनों को यदि कारणों को हम जोड़ लें तो उन सभी कारणों में से केवल और केवल परिवहन के साधन ही अपना योगदान देते हैं 42%। तो स्वचालित वाहनों द्वारा पेट्रोल व डीजल के दहन की प्रक्रिया में एक और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की खपत होती है, तो दूसरी ओर धुएं के रूप में निकलने वाली अनेक विषैली गैसें व कण वायुमंडल को दूषित करते हैं। एक कार को प्रतिदिन 90 किलोग्राम वायु की आवश्यकता होती है। इस आधार पर वाहनों द्वारा होने वाली ऑक्सीजन की खपत का अनुमान लगाया जा सकता है। वाहनों द्वारा वायु में त्याज्य पदार्थों में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सीसा आदि पदार्थ हैं। अर्थात ये वो पदार्थ हैं जब कभी भी हम इन परिवहन के साधनों का उपयोग करते हैं और चलाते हैं तो उसमें धुएं के रूप के अंदर या अपशिष्ट पदार्थों के रूप में जो चीज़ें निकाली जाती हैं इन परिवहन के साधनों में, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सीसा जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं, वायु की गुणवत्ता में गिरावट लाते हैं। एक स्वचालित वाहन 1 गैलन पेट्रोल के दहन से 5.2 लाख घन फीट वायु को प्रदूषित करता है। यहाँ पे एक देखते हैं स्वचालित वाहन अर्थात ऐसा वाहन जो कि पेट्रोल या डीजल से चलता है। 1 गैलन का तात्पर्य लगभग गैलन अमेरिका के अंदर या इंपीरियल साइज प्रणाली के अंदर पेट्रोल को नापने की इकाई है। जिस तरह हम लीटर में पेट्रोल को नापते हैं वैसे गैलन में भी पेट्रोल को या तरल पदार्थों को मापा जाता है। 1 गैलन के अंदर लगभग 3.78 लीटर को सम्मिलित किया जाता है। यदि हम गैलन को लीटर में बदलें तो 1 गैलन के अंदर 3.78 लीटर का समावेशित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं लगभग 3.78 लीटर पेट्रोल के दहन से 5.2 लाख घन फीट वायु को प्रदूषित हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में कारों द्वारा लगभग 5 लाख टन सीसा प्रतिवर्ष वायुमंडल में छोड़ा जाता है। अब आप देख सकते हैं एक अध्ययन के अनुसार लगभग 5 लाख टन मात्रा, कितनी बड़ी मात्रा है, ये सीसा परिवहन के साधनों द्वारा केवल और केवल हमारे देश के अंदर वायुमंडल में छोड़ा जाता है। नगरों के सकरे व व्यस्त भागों में इसका स्तर सर्वाधिक अधिक होता है। अब नगरों के अंदर जो सकरे रास्ते हैं, तंग गलियां हैं, व्यस्ततम मार्ग हैं, जहाँ के छोटे क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा यातायात के साधनों की संख्या बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में इसका स्तर सर्वाधिक हो जाता है। विकसित एवं विकासशील सभी देशों में वाहनों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में यद्यपि वाहनों की संख्या बहुत कम है किंतु अधिकांश वाहन पुराने हैं। जब हम बात करते हैं कि भाई वाहनों की संख्या कम है पर फिर भी प्रदूषण देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से वहाँ के अधिक क्यों होगी, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भी वाहन है वो पुराने हैं तो उनके प्रदूषण मानक भी पुराने हैं। उस समय जब प्रदूषण मानक हुआ करते थे उनके अनुसार तो वो सही है, पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के बाद अब जो प्रदूषण मानक आ चुके हैं कि भाई वायुमंडल में इतनी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छूटनी चाहिए वाहनों से, पर पुराने वाहन होने के कारण वो अभी भी ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, तो ये देखा गया है। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नई कारों से 6% कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है,
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये अधिकतम 2% है। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर 3 कारें हमारी 1 कार के बराबर हो जाएगी। अमेरिका में चलने वाली 3 कारें से 6% कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और हमारे यहाँ 1 कार से निकल जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर देख सकते हैं, वहां की कारें नई हैं, आधुनिक हैं, वर्तमान समय के अंदर उसमें नवीन तकनीकी का प्रयोग किया गया है, तो उनके प्रदूषण का स्तर कम है, क्योंकि वो प्रदूषक तत्वों का उत्सर्जन हमारी कारों की तुलना में कम करती हैं। महानगरों में वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण वायु प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक होता है। टोक्यो महानगर इसका उदाहरण है। अब जितना बड़ा महानगर होगा वहां जनसंख्या भी अधिक होगी, वाहनों की संख्या भी अधिक होगी, तो वहां स्वाभाविक है कि प्रदूषण भी अधिक ही होगा। वहां का वातावरण इतना विषैला हो गया है कि चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस के सिपाही को प्रति 30 मिनट बाद ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कि हर आधे घंटे के अंदर एक यातायात पुलिस का सिपाही है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में इतनी कमी आ जाती है कि ऑक्सीजन की मात्रा को निश्चित स्तर पर लाने के लिए, अपने शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा को निश्चित स्तर पर लाने के लिए उसे बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करना पड़ता है। इसी गति से प्रदूषण बढ़ता रहा तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 2030 तक टोक्यो के प्रत्येक नागरिक को अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखना होगा। अब आप देख सकते हैं ये टोक्यो का उदाहरण है, जापान का उदाहरण है। जापान एक विकसित राष्ट्र है एशिया का, उसके अंदर यह स्थिति है कि वहां पर यदि प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो 2030 तक ये स्थिति होगी। जिस तरह लोग आजकल बैग लेके पीठ पर घूमते हैं, लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पीठ पर लेकर घूमना पड़ेगा। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए निकट भविष्य में दिल्ली भी टोक्यो की श्रेणी में आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी वायु प्रदूषण ऐसी ही गति से बढ़ रहा है कि धीरे धीरे भारत का दिल्ली भी जल्द ही उस श्रेणी में आने वाला है जिस श्रेणी में आज जापान का टोक्यो नगर। वायुयानों एवं रॉकेटों से निकलने वाला धुआं वायुमंडल की ऊपरी परतों में प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। अब वायुमंडल की ऊपरी परतों में प्रदूषण का कारण कहां से पहुंचते हैं, वहां ये कारक कैसे पहुंचते हैं, वो वायुयानों व रॉकेटों के ईंधन के जलने से जो धुआं निकलता है उनके द्वारा ये प्रदूषक तत्व वहां पहुंचते हैं। यह प्रदूषण विमानों में प्रयुक्त ईंधन व इंजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे युद्धक विमानों द्वारा प्रदूषण अधिक होता है। अब जब आप देखते हैं युद्धक विमान चलते हैं तो उसमें प्रदूषण ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ गति से चलते हैं तो ईंधन की खपत भी उसमें ज़्यादा होती है बनिस्पत की ये दूसरे जो विमान हैं, जो नागरिक उड्डयन के विमान हैं उनकी तुलना में। दूसरा जो कारण है मानवीय स्रोतों से जो उत्पन्न होता है वो है घरेलू कार्यों में दहन। मनुष्य को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें घरेलू कार्य, उद्योग, कृषि, परिवहन आदि कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। विभिन्न घरेलू कार्यों जैसे भोजन पकाना, पानी गर्म करना आदि में कोयला, लकड़ी, उपला, मिट्टी का तेल, केरोसिन अर्थात कृषि अपशिष्ट पदार्थ, गैसें आदि का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि घर के अंदर विभिन्न प्रकार के घरेलू ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें ईंधन की आवश्यकता होती है, चाहे वो खाना पकाने को लेकर हो, चाहे दूसरे कार्यों को लेकर हो। इसके अंदर हम क्या करते हैं, खास तौर से लकड़ी का प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं, उपलों का प्रयोग करते हैं, केरोसिन का उपयोग करते हैं। कई क्षेत्रों के अंदर जो कृषि अपशिष्ट होते हैं, खास तौर से जैसे भूसा बच जाता है, वो भूसे का प्रयोग किया जाता है, गन्ने की छोई बच जाती है तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो इनको जलाने के अंदर प्रयोग किया जाता है। जब इस प्रकार के पदार्थों को जलाया जाता है तो उनसे धुआं निकलता है और बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है, और जब कभी भी ये धुआं वायुमंडल में पहुंचता है तो वायु के संतुलन को बिगाड़ देता है और आगे चलकर ये वायु प्रदूषण को जन्म देता है। इस अध्याय का जो गृह कार्य दिया गया है, असाइनमेंट के रूप में जो आपको काम करना है, वो मूल रूप से हमने वायु प्रदूषण पढ़ा था। वायु प्रदूषण के कई प्रकार के हमने कारण पढ़े थे। ख़ास तौर से हमने वायु प्रदूषण के कारणों को 2 प्रमुख वर्गों में बांटा था। उनमें से आपको किसी भी एक कारण को लेते हुए उसके ऊपर, वायु प्रदूषण के एक कारण को लेते हुए उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, और ये लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है। ये टिप्पणी आपको 150 से लेकर
200 शब्दों के बीच में लिखनी है। ख़ास तौर से आप ध्यान रखें ये 200 शब्दों से अधिक की टिप्पणी ना हो। लघुत्तरात्मक प्रश्न आपकी परीक्षा में अधिकतम 200 शब्दों का ही पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको जो भी असाइनमेंट दिए जाते हैं कृपया वो आप अपनी नोटबुक के अंदर असाइनमेंट को समय पर करें, क्योंकि इस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखने हैं उनकी लगातार अभ्यास होता रहेगा। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।